हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जो है जीके जीएस के लिए क्लास है। ठीक है, तो इसी क्लास में जो है सबसे पहले जो है हम लोग 25 क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जो कि जनवरी महीने का है। करेंट अफेयर्स रिवीजन के बाद जो है इसी सेशन में जीके जीएस की क्लासेस भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को किस पारंपरिक राज्यीय अनुभव से परिचित कराया गया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा के आदिवासी हस्तशिल्प। यानी कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को जो है उड़ीसा के आदिवासी हस्तशिल्प पारंपरिक राज्यीय अनुभव से जो है परिचित कराया गया है। अब है, निम्नलिखित में से किसने युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का जो है उद्घाटन किया था? तो ये हो जाएंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किए थे। अब है, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में होता है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी की भारत वापसी 1915। 1915 में जो महात्मा गांधी भारत वापसी किए थे, उसी दिन के याद में जो है, उसी ऐतिहासिक घटना की याद में जो है प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। अब है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में कितने दिन का सम्मेलन आयोजित किया था? तो ये हो जाएगा 3 दिन का। ये हो जाएगा 3 दिन का, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में जो है 3 दिन का सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। अब है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में पहली बार किस डिजिटल सुविधा की शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा इंडिया डायस्पोरा मोबाइल ऐप। प्रवासी भारतीय 2025 में पहली बार किस डिजिटल सुविधा की जो है शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा इंडिया डायस्पोरा मोबाइल ऐप। अब है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में डिजिटल इंडिया पहल से संबंधित कौन सी सेवा विशेष रूप से प्रस्तुत की गई? तो ये हो जाएगा यूनिफाइड डायस्पोरा कनेक्ट पोर्टल। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में जो है डिजिटल इंडिया पहल से संबंधित कौन सी सेवा जो है विशेष रूप से प्रस्तुत की गई है? तो ये हो जाएगा यूनिफाइड डायस्पोरा कनेक्ट पोर्टल। अब है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन जो है किस संगठन के तकनीक सहयोग से हुआ है? तकनीकी सहयोग से किया गया है। तो ये हो जाएगा फिक्की। ये हो जाएगा फिक्की, यानी कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन जो है फिक्की के तकनीकी सहयोग से किया गया है। अब है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 10 जनवरी। ये हो जाएगा 10 जनवरी, यानी कि 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा विदेश मंत्रालय। ये हो जाएगा विदेश मंत्रालय, यानी कि विश्व हिंदी दिवस जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। विश्व हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। विश्व हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पर जो है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। हिंदी को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जो है राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत जो है भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अब है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये हो जाएगा देवनागरी। ये हो जाएगा देवनागरी, यानी कि हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब है, 14 सितंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को जो है भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा हिंदी दिवस। ये हो जाएगा हिंदी दिवस, यानी कि हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को भारत में मनाया जाता है। अब है, विश्व हिंदी सम्मेलन कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है?
तो ये हो जाएगा हर 3 साल। हर 3 साल में जो है विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आयोजित होता है। हर 3 वर्षों में जो है एक बार विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आयोजित होता है। अब राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो ये हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ये हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। अब राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो स्वस्थ युवा समर्थ भारत। स्वस्थ युवा समर्थ भारत। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो स्वस्थ युवा समर्थ भारत। अब राष्ट्रीय युवा सप्ताह 2025 कब मनाया गया? राष्ट्रीय युवा सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 12 से 16 जनवरी। 12 से 16 जनवरी। स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन। राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। अब 2025 में कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? 2025 में कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? तो 77वां सेना दिवस जो है 77वां भारतीय सेना दिवस जो है 2025 में मनाया गया है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 2025 का आयोजन जो है किस शहर में किया गया? भारतीय सेना दिवस 2025 का आयोजन जो है किस शहर में किया गया? लखनऊ। लखनऊ। भारतीय सेना दिवस 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ में। पराक्रम दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो है भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 23 जनवरी। 23 जनवरी को जो है भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अब चलिए अब आते हैं जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जीके जीएस एमसीक्यू का प्रैक्टिस होगा। स्टार्टिंग के 10 मिनट में कोशिश रहता है कि करंट अफेयर्स 25 करंट अफेयर्स को निपटा दें। 25 करंट अफेयर्स का रिवीजन करने के बाद जो है जीके जीएस का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन है आल्प्स पर्वत में पाई जाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा राइन। आल्प्स पर्वत में जो है पाई जाने वाली प्रमुख नदी जो है वो राइन नदी है। आल्प्स पर्वत में जो है पाई जाने वाली जो प्रमुख नदी है वो राइन नदी है। आल्प्स पर्वत किन किन प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है जल, विद्युत और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। आल्प्स पर्वत जो है किन किन प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा जल, विद्युत और पर्यटन। अब है आल्प्स पर्वत का वातावरण किस प्रकार का होता है? तो ये हो जाएगा अल्पाइन। ये हो जाएगा अल्पाइन, यानी कि आल्प्स पर्वत का वातावरण जो है अल्पाइन होता है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस पर्वत निर्माण युग में बनी थी? आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है किस पर्वत निर्माण युग में बनी थी? तो ये हो जाएगा एल्पाइन। ये हो जाएगा एल्पाइन। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है किस पर्वत निर्माण युग में बनी थी? तो ये हो जाएगा एल्पाइन। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किन किन आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा कृषि और पर्यटन। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है किन किन आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा कृषि और पर्यटन, यानी कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है कृषि और पर्यटन आर्थिक गतिविधियों से जो है जुड़ी है। अब है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा अमेजन, ये हो जाएगा अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन है। किस सदन का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा, ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उस सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति और वह जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को सीधे राज्यसभा का सदस्य नहीं चुना जाता है, बल्कि वह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद होता है। इसलिए राज्यसभा वह सदन है जिसका अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं लोकसभा का स्पीकर जो है लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है जो कि राज्यसभा का जो है सदस्य नहीं होता है। अब है संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन में जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की घोषणा किया गया था। यह संशोधन 1989 में लागू हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया, जिसमें मतदान की आयु जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। अब है 61वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है संशोधित किया गया था? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 326। यानी कि 61वें संविधान संशोधन में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 को जो है संशोधित किया गया था। अब है 61वां संविधान संशोधन किस सरकार के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा राजीव गांधी। मतदान का अधिकार भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो विविध अधिकार है। मतदान का अधिकार जो है भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो विविध अधिकार है। मतदान आयु से संबंधित अधिकार किस भाग में आता है? तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान में। मतदान आयु से संबंधित अधिकार जो है किस भाग में आता है? तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हैं तो उनका काम कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हैं तो उनका काम जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अब है एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है? तो एक प्रशासकीय अधिकरण। एक विकास खंड पर जो है पंचायत समिति क्या होती है? तो एक प्रशासकीय अधिकरण। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। विधेयक को अधिनियम बनने के लिए किन सदनों से पारित होना आवश्यक है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। विधेयक को अधिनियम बनने के लिए जो है किन सदनों से पारित होना आवश्यक है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है, यह अधिकार क्या कहलाता है? तो यह अधिकार जो है पॉकेट वीटो कहलाता है। विधेयक जो राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है यह अधिकार जो है पॉकेट वीटो कहलाता है। राष्ट्रपति कितने प्रकार के वीटो को जारी कर सकता है? तो 3 प्रकार के। राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार के वीटो को जो है जारी कर सकता है। मनी बिल को अधिनियम बनने के लिए किसकी अनुमति जो है अनिवार्य होती है? मनी बिल को अधिनियम बनने के लिए जो है किसकी अनुमति अनिवार्य होती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है वित्त आयोग। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी कि मनी बिल को अधिनियम बनने के लिए जो है राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। यानी कि मनी बिल को जो है अधिनियम बनने के लिए जो है राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। साधारण विधेयक को पारित होने के लिए दोनों सदनों में किस प्रकार का बहुमत आवश्यक होता है? तो साधारण बहुमत। ठीक है, तो साधारण विधेयक के पारित होने के लिए जो है दोनों सदनों में
साधारण बहुमत का आवश्यकता होती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है जब दोनों सदनों में मतभेद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अच्छा इसका आंसर नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर लोकसभा के अध्यक्ष ही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है जब दोनों सदनों में मतभेद हो? तो इसका आंसर जो है दोस्तों या तो राष्ट्रपति होगा या फिर लोकसभा का अध्यक्ष होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट्स भी करिएगा कमेंट सेक्शन में। अब है राज्यसभा में मनी बिल कितने दिन तक रोका जा सकता है? राज्यसभा में मनी बिल जो है कितने दिन तक रोका जा सकता है? तो ये हो जाएगा 14 दिन, ये हो जाएगा 14 दिन। राज्यसभा में मनी बिल जो है 14 दिन तक रोका जा सकता है। यदि संसद का कोई साधारण विधेयक एक सदन में पारित हो जाए लेकिन दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तो क्या किया जाता है? तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यदि संसद का कोई साधारण विधेयक जो है एक सदन में पारित हो जाए लेकिन दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तो क्या किया जाता है? तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पूर्ण विचार के लिए संसद को लौटाता है तो यह कौन सी शक्ति कहलाती है? तो निलंबनात्मक वीटो, निलंबनात्मक वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है तो ये शक्ति जो है निलंबनात्मक वीटो कहलाता है। साधारण विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो कोई भी सांसद के द्वारा, कोई भी सांसद के द्वारा जो है साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। यदि कोई विधेयक संविधान के विपरीत हो तो कौन अंतिम रूप से निर्णय लेगा? यदि कोई विधेयक जो है संविधान के विपरीत हो तो कौन जो है अंतिम रूप से निर्णय करेगा? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। यदि कोई विधेयक संविधान के विपरीत हो तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अंतिम रूप से निर्णय करेगा। किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देता है? अनुच्छेद 111। राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत साधारण विधेयक के मामले में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत साधारण विधेयक के मामले में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो संयुक्त बैठक। कोई विधेयक कितनी रीडिंग के बाद जो है पारित होता है? कोई विधेयक जो है कितनी रीडिंग के बाद पारित होता है? तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। कोई भी विधेयक जो है 3 रीडिंग के बाद जो है पारित होता है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संविधान संशोधन विधेयक पर जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो केवल स्वीकृति दे सकता है, केवल स्वीकृति दे सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर जो है राष्ट्रपति केवल स्वीकृति दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान संशोधन विधेयक पर जो है राष्ट्रपति केवल जो है स्वीकृति दे सकता है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक को राष्ट्रपति को कितने दिनों में स्वीकृति देनी होती है? तो ये हो जाएगा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक को राष्ट्रपति को कितने दिनों में स्वीकृति देनी होती है? तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। संसद में विधेयक को पहली बार प्रस्तुत किए जाने को क्या कहते हैं? संसद में विधेयक को पहली बार प्रस्तुत किए जाने को क्या कहते हैं? तो इसे जो है पहली वाचन यानी कि फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। संसद में विधेयक को पहली बार प्रस्तुत किए जाने को क्या कहते हैं? तो पहली वाचन यानी कि फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो की विशेषता क्या है? तो यह वह विधेयक पर अनिश्चित काल तक निर्णय टाल सकता है। राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो की विशेषता क्या है? तो वह जो है विधेयक पर अनिश्चित काल तक जो है निर्णय टाल सकता है। वित्त विधेयक को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री। वित्त विधेयक को जो है संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? कौन सा विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो मनी बिल। मनी बिल जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मनी बिल जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए कौन सा बहुमत आवश्यक होता है? तो विशेष बहुमत। संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो है विशेष बहुमत आवश्यक होता है।
संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो है विशेष बहुमत जो है आवश्यक होता है। मनी बिल पर राज्यसभा क्या कर सकती है? मनी बिल पर राज्यसभा क्या कर सकती है? तो केवल सुझाव दे सकती है। मनी बिल पर राज्यसभा क्या कर सकती है? केवल सुझाव दे सकती है। यदि लोकसभा राज्यसभा को सुझावों को स्वीकार न करे तो क्या होता है? यदि लोकसभा जो है राज्यसभा के सुझावों को स्वीकार न करे तो क्या होता है? तो लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। यदि लोकसभा राज्यसभा के सुझावों को स्वीकार न करे तो लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। विधेयक को समिति के पास भेजने का निर्णय कौन करता है? विधेयक को समिति के पास भेजने का निर्णय कौन करता है? तो संबंधित सदन के अध्यक्ष। विधेयक को जो है समिति के पास भेजने का निर्णय कौन करता है? तो संबंधित सदन के अध्यक्ष। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? एक गैर सदस्य के रूप में जो है संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है महान्यायवादी, ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। यानी एक गैर सदस्य के रूप में जो है संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में जो भाग ले सकता है वो महान्यायवादी है। अटॉर्नी जनरल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जो कि संसद का सदस्य नहीं होता है, उसे लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने तथा उसमें बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का जो है अधिकार नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है संसद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के किस अंग के एक प्रमुख विधि सलाहकार होते हैं? तो कार्यपालिका। अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार के किस अंग के प्रमुख विधि सलाहकार होते हैं? तो कार्यपालिका। अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। अटॉर्नी जनरल जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नियुक्त किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 76। अटॉर्नी जनरल संसद में क्या कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल जो है संसद में क्या कर सकते हैं? वो भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल जो है संसद में क्या कर सकते हैं? तो भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल किसकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। अटॉर्नी जनरल जो है किसकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त होते हैं? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। अटॉर्नी जनरल जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त होते हैं। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल क्या होता है? तो संविधान में जो है निर्दिष्ट नहीं है। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल क्या होता है? तो संविधान में जो है निर्दिष्ट नहीं है। कौन सा पद भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी चीफ लीगल ऑफिसर होता है? कौन सा पद जो है भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी चीफ लीगल ऑफिसर होता है? तो अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। कौन सा पद जो है भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी चीफ लीगल ऑफिसर होता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल किस न्यायालय में भारत सरकार की ओर से केस लड़ सकते हैं? अटॉर्नी जनरल जो है किस न्यायालय में भारत सरकार की ओर से केस लड़ सकते हैं? तो सभी न्यायालय में। सभी न्यायालय में। अटॉर्नी जनरल जो है किस न्यायालय में भारत सरकार की ओर से केस लड़ सकते हैं? तो ये हो जाएगा सभी न्यायालय में। अब है अटॉर्नी जनरल को कौन हटा सकता है? अटॉर्नी जनरल को जो है कौन हटा सकता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। ये हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी कि अटॉर्नी जनरल को जो है राष्ट्रपति हटा सकता है। भारत के अटॉर्नी जनरल बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए?
ऑप्शन ए है कम से कम 15 वर्ष की विधिक सेवा। ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता। ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय में जज बनने की योग्यता। ऑप्शन डी है राज्यपाल की सलाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता। तो भारत के अटॉर्नी जनरल बनने के लिए जो है न्यूनतम योग्यता क्या चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वही योग्यता जो है भारत के अटॉर्नी जनरल बनने के लिए भी योग्यता चाहिए। अटॉर्नी जनरल को किस प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त है? अटॉर्नी जनरल को जो है किस प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए है सांसद के समान। ऑप्शन बी है सांसद के समान भाषण और भागीदारी का अधिकार। ऑप्शन सी है सांसद के समान मतदान का अधिकार। ऑप्शन डी है न्यायिक कार्य का विशेषाधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के समान भाषण और भागीदारी का अधिकार। ठीक है। अब है निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। ऑप्शन सी है अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन डी है लोकपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। यानी अटॉर्नी जनरल जो है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। अटॉर्नी जनरल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अटॉर्नी जनरल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए संसद के प्रति। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के प्रति। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के प्रति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। भारत में अटॉर्नी जनरल का समकक्ष राज्य स्तर पर कौन होता है? भारत में जो है अटॉर्नी जनरल का समकक्ष राज्य स्तर पर कौन होता है? ऑप्शन ए है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। ऑप्शन बी है लोक अभियोजक। ऑप्शन सी है राज्य विधि मंत्री। ऑप्शन डी है महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। भारत में अटॉर्नी जनरल का समकक्ष राज्य स्तर पर जो है वो महाधिवक्ता होता है जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस आधार पर होती है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है किस आधार पर होती है? ऑप्शन है लोकसभा आयोग की सिफारिश पर। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी है राज्यपाल की अनुशंसा पर। ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या अटॉर्नी जनरल को किसी निजी केस की पैरवी करने की अनुमति होती है? क्या अटॉर्नी जनरल को जो है किसी निजी केस की पैरवी करने की अनुमति होती है? तो ये हो जाएगा हाँ, लेकिन भारत सरकार की पूर्वानुमति से। क्या अटॉर्नी जनरल को किसी निजी केस की पैरवी करने की अनुमति होती है? हाँ होती है, लेकिन भारत सरकार की पूर्वानुमति से। अब है अटॉर्नी जनरल का वेतन कौन तय करता है? अटॉर्नी जनरल का वेतन जो है कौन तय करता है? तो ये हो जाएगा संसद। ये हो जाएगा संसद। अटॉर्नी जनरल का वेतन जो है कौन तय करता है? तो ये हो जाएगा संसद। अटॉर्नी जनरल संसद के किस सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये हो जाएगा दोनों सदनों में, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जो है अटॉर्नी जनरल जो है वो भाग ले सकता है। अटॉर्नी जनरल का संवैधानिक दर्जा किस देश की व्यवस्था से प्रेरित है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। अटॉर्नी जनरल का संवैधानिक दर्जा जो है किस देश की व्यवस्था से प्रेरित है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। अब है अटॉर्नी जनरल के पास कौन से अधिकार नहीं होते हैं? अटॉर्नी जनरल के पास जो है कौन से अधिकार नहीं होते हैं? तो ये हो जाएगा संसद में मतदान करने का। यानी कि अटॉर्नी जनरल के पास जो है संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन वो संसद में भाषण दे सकते हैं, संसद की समितियों में भाग ले सकते हैं, भारत सरकार को जो है कानूनी सलाह देते हैं।
यदि अटॉर्नी जनरल त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे संबोधित करेगा? यदि अटॉर्नी जनरल जो है त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे संबोधित करेगा? तो संबोधित करेगा राष्ट्रपति को। यदि अटॉर्नी जनरल जो है त्यागपत्र देना चाहे तो वो जो है राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। अटॉर्नी जनरल के अधीन कौन कार्य करते हैं? अटॉर्नी जनरल के अधीन जो है कौन कार्य करते हैं? तो सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल के अधीन कौन कार्य करते हैं? तो सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। अब है अटॉर्नी जनरल किस प्रकार के मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये हो जाएगा सभी प्रकार के कानूनी मामले में। अटॉर्नी जनरल जो है किस प्रकार के मामला में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सभी प्रकार के कानूनी मामले में जो है अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अटॉर्नी जनरल किसका हिस्सा होता है? अटॉर्नी जनरल जो है किसका हिस्सा होता है? तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार की कार्यपालिका का हिस्सा होता है। अटॉर्नी जनरल जो है किसका हिस्सा होता है? तो केंद्र सरकार की कार्यपालिका का हिस्सा जो है अटॉर्नी जनरल होता है। केंद्र सरकार की कार्यपालिका की हिस्सा जो है अटॉर्नी जनरल होता है। अब है अटॉर्नी जनरल के कार्यों की तुलना निम्नलिखित में से किससे नहीं की जा सकती है? तो संसद के सदस्य से। अटॉर्नी जनरल के कार्यों की तुलना जो है किससे नहीं की जा सकती है? तो संसद के सदस्य से। बाकी ब्रिटिश क्राउन के लॉ ऑफिसर से, राज्यपाल के एडवोकेट जनरल से और केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार से, इन सभी से जो है अटॉर्नी जनरल की कार्यों की तुलना की जा सकती है। यदि संसद में अटॉर्नी जनरल को किसी मुद्दे पर बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वह क्या कर सकता है? वह केवल बोल सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। यदि संसद में अटॉर्नी जनरल को किसी मुद्दे पर बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वह जो है केवल बोल सकता है, वोट नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अटॉर्नी जनरल जो है एक संवैधानिक पद है। अटॉर्नी जनरल जो है एक संवैधानिक पद है। भारत में सॉलिसिटर जनरल की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो कार्यपालिका का पद है लेकिन गैर संवैधानिक है। भारत में सॉलिसिटर जनरल की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो कार्यपालिका का पद है लेकिन गैर संवैधानिक है। अटॉर्नी जनरल संसद की अस्थायी समिति में भाग ले सकता है या नहीं? तो हाँ, भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं करेगा। अटॉर्नी जनरल जो है संसद की अस्थायी समितियों में जो है भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं करेगा। अटॉर्नी जनरल किसे कानूनी सलाह नहीं देते हैं? अटॉर्नी जनरल जो है कानूनी सलाह किसे नहीं देता है? तो राज्यपाल को। अटॉर्नी जनरल जो है राज्यपाल को कानूनी सलाह नहीं देता है। बाकी राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार को और संसद को जो है अटॉर्नी जनरल कानूनी सलाह देने का काम करता है। निम्नलिखित में से किस पद के साथ अटॉर्नी जनरल की तुलना नहीं की जा सकती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल की शक्तियों का प्रयोग किसके निर्देशानुसार किया जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। अब हम मिलते हैं कल की क्लासेस में। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे सेशन एंड हो जाने के बाद। और जो लोग अंत तक वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। अब जो है मिलते हैं कल की क्लासेस में। ये क्लासेस जो है हमारे चैनल पे रेगुलर चलती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।